नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। हम कक्षा 12 का अध्याय पढ़ रहे थे प्रथम, जिसमें हमने पढ़ा था आवर्तबीजी पादपों में जनन की क्रिया। उसमें हमने अलैंगिक जनन पढ़ रहे थे। अलैंगिक जनन में फिर हमने इसके भाग पढ़े, अनिश्चित बीजता पढ़ा, कायिकी जनन पढ़ा। फिर कायिकी जनन के भागों में हम प्राकृतिक कायिकी जनन पढ़ लिया है और अब पढ़ेंगे आज कृत्रिम कायिकी जनन की क्रिया। ये कृत्रिम कायिकी जनन क्या हो, नाम से पता चल रहा है। कृत्रिम का जहां पर भी नाम आ जाता है उसका मतलब होता है कि मानव उसमें कुछ काट छाट कर रहा है या मानव अपने द्वारा विकसित किसी तकनीकी के द्वारा कोई नया काम कर रहा है या नए पादप का निर्माण कर रहा है। वो तकनीक क्या कहलाती है? कृत्रिम तकनीकी। तो यहाँ पर हमें क्या है? कायिक है। क्या है? यहाँ पर ये कायिकी भाग है और ये क्या है? कृत्रिम भाग। तो जनन की वह प्रक्रिया मैं यहाँ पर लिख देता हूं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें मानव के द्वारा विकसित की गई तकनीकी का उपयोग मानव द्वारा विकसित की गई तकनीकी का उपयोग पादपों में कायिक जनन की क्रिया नए पादपों का निर्माण करने में किया जाता है। तो उस तकनीकी को या प्रक्रिया को कृत्रिम कायिकी जनन कहा जाता है। ठीक है, हम इसकी कैसे भी अपनी भाषा में समझ जाओगे, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कृत्रिम कायिकी जनन यानी जनन की वह प्रक्रिया जिसमें मानव के द्वारा विकसित की गई तकनीकी का उपयोग पादपों में कायिकी जनन की क्रिया से नए पादप का निर्माण करने में किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम कायिकी जनन की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब इस कृत्रिम कायिकी जनन की क्रिया में हमें मुख्य बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें दो रसायन काम में लिए जाते हैं। कितने रसायन? दो रसायन। एक रसायन का नाम है हमारे पास NaN। ठीक है, यानी नैप्थेलीन एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये पादप हार्मोन है, बता दूं, जो पादपों की वृद्धि या उसकी जड़ों में वृद्धि करने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा हमारे पास है IBA। I का मतलब होता है इंडोल। इसका पूरा नाम होता है 3-ब्यूटाइरिक अम्ल। ठीक है, NaA नैप्थेलीन एसिटिक अम्ल, IBA एंडोल 3-ब्यूटाइरिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पर
ये ध्यान देने की बात है कि ये कृत्रिम जनन होता है। कौन सा? कृत्रिम। इसके लिए उपयुक्त ऋतु कौन सी होती है? तो यहाँ पर हमारे पास ये कौन क्या कब किया जाता है पता है तुम्हें? वर्षा ऋतु में। किसमें? वर्षा, यानी जब बरसात आती है उस ऋतु में कृत्रिम कायिकी जनन क्या होता है? सबसे सही तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर मैं इसके भाग बता रहा हूं, कृत्रिम कायिकी जनन के प्रकार। कृत्रिम कायिक जनन की विधियां या प्रकार। प्रकार में हम यहां देखते हैं तो इसमें 3 आते हैं। एक तो आता है, पहला हमारे पास है, इसके मैं ग्राफ बनाता हूं यहां पर। कर्तन विधि कौन सी आती है? कर्तन विधि। दूसरी इसकी जो हमारे पास विधि है उसका नाम है दाब विधि। क्या है? दाब विधि। तीसरी हमारे पास इसकी जो विधि है उसका नाम है रोपण। क्या है? रोपण, ग्राफ्टिंग। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं कटिंग, CUTTING, कटिंग। यह होती है लेयरिंग, LAYERING, लेयरिंग। और ये होती है ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये 3 विधियां होती हैं। फिर इस कर्तन विधि के कितने भाग हैं? कर्तन विधि का भाग है, इसमें हमारे पास पहला भाग आता है स्तंभ। क्या आता है? स्तंभ। स्तंभ कर्तन। इसका दूसरा भाग हमारे पास आता है, वो है मूल कर्तन। मूल कर्तन। ठीक है, दा विधि में हमारे पास 2 विधियां आती हैं। फर्स्ट विधि का नाम हमारे पास, इसका नाम है दा विधि। एक तो आती है टीला दाब, दा विधि में आती है टीला दा विधि। और हमारे पास की दूसरी विधि है वो है वायु दा विधि। कौन सी है? वायु दा विधि। ठीक है, रोपण यानी ग्राफ्टिंग की विधि, इसमें हमारे पास 4 आती है। कितनी आती है? 4। पहली हमारे पास जिसका नाम है वीप विधि। कौन सी है? वीप। इसका दूसरा नाम होता है जीवारोपण। कौन सा नाम है इसका? जीवारोपण। ठीक है, दूसरी हमारे पास इसकी विधि है, उसका नाम है फच्चर। कौन सी है? फच्चर विधि या फच्चर रोपण। तीसरी हमारे पास इसकी विधि, उसका नाम है किरीटी या किरीट या मुकुट रोपण। ठीक है, चौथी इसकी हमारे पास जो विधि है वो है कलिका रोपण। कलिका रोपण। ये 4 विधियां हैं। अब देखो, कर्तन विधि है हमारे पास पहली, दूसरी दा विधि, तीसरा है रोपण। इस कटिंग कर्तन में क्या है? एक तो आता है स्तंभ कर्तन और एक आती है मूल कर्तन। अब हम यहां पर पढ़ेंगे स्तंभ कर्तन। देखो, नाम से ही पता चल रहा है। क्या चल रहा है? नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास कि हम क्या करेंगे? कर्तन विधि, यानी कोई भी पादप होगा, ठीक है, उसके हम क्या लेंगे? जड़ ले सकते हैं या तना ले सकते हैं। फिर उसको क्या करते हैं? हम काटते हैं। अब मैं यहाँ पर काटने का तरीका बता रहा हूँ। ये हमारे पास एक पादप है, इस पादप की ये टहनी है, ठीक है, सीधी। इस सीधी टहनी में हम क्या करेंगे? यानी ऐसे कट लगाएंगे, तो इसको तिरछा काटते हैं। क्या करते हैं? तिरछा काटते हैं। ये हमने क्या कर दिया? इसको तिरछा काट दिया। आप ऐसे भी काट सकते हैं और दूसरी हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं। इसको बोलते हैं कलम। क्या बोलते हैं? कलम लगाना।
ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें आपने पाठ में देखा होगा कि कलिका वाला भाग आता है। क्या आता है? कलिका वाला भाग, जहां पर उस पे यह पत्ती निकल कर जाती है। इस भाग में क्या होती है? कलिका कोशिका होती है। क्या होती है? कलिका होती है। ये कलिका क्या करती है? जब अनुकूल मौसम आता है और इसे मृदा में दबा दिया जाता है तो इस भाग पर क्या होता है? यहाँ पर जड़ें निकल आती है। क्या होता है? जैसे हमने इसको मृदा में दबा दिया तो मृदा में दबाकर इसको क्या कर दिया हमने? ये जड़ें निकल वाली। अब ये जड़ों वाले भाग से जड़ें निकलेंगी तो ऊपरी भाग में क्या निकलेगा? हमारे यहाँ पर परहो का निर्माण, यानी जड़ तना पत्ती का निर्माण हो जाएगा। और ये क्या हो गया? कलम रोपण। अब इस कलम रोपण क्रिया में हम जब रोपण की क्रिया करते हैं, काट करके कलम को मृदा में दबाते हैं, तो हम इनमें से किसी एक रसायन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? यानी जैसे हमने यहाँ पर घोल बना लिया, सब में ऐसा ही होगा। ये हमारे पास NaA का घोल है। ठीक है, इस Na के घोल में हमने क्या एक कलम ली है। क्या लिए? कलम ले लिया हमने। ये लो, ये कलम, ये कलम ली है। इस कलम में हमारे पास ये कलिका वाले भाग है। इसको इस रसायन में क्या कर देंगे? डुबो देंगे। डुबाने के पश्चात जब इसे मृदा में दबा देंगे तो इस भाग पर क्या आ जाएगी? जड़ का निर्माण हो जाएगा। और ऊपरी भाग में क्या हो जाएगा? परो, यानी हमें क्या हो जाएगा? नए पादप का निर्माण हो जाएगा। अब ये हमने पादप का कौन सा भाग लिया था? यदि तना लिया था, कौन सा भाग? तने वाला भाग लिया तो क्या हो गया? स्तंभ कर्तन हो गया। और यदि ये मूल वाला भाग लिया हमने तो क्या हो गया? मूल कर्तन हो गया। ठीक है, ये दो विधियां थी हमारे पास यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान रखना। स्तंभ कर्तन यानी हम सबसे पहले क्या करते हैं? यानी पादप के तने की एक शाखा लेते हैं। क्या लेते हैं? तने की। इसको अकेले को पॉइंट डाल रहा हूं मैं यहाँ पर स्तंभ कर्तन में। ठीक है, स्तंभ कर्तन, ये हमारे पास पहला पॉइंट है हमारा, स्तंभ कर्तन। अब इसमें सबसे पहले क्या लेंगे? ध्यान रखनी है कि हम सर्वप्रथम यानी इस विधि में क्या करेंगे? सर्वप्रथम पादप के तने की शाखा लेते हैं और उस शाखा को कितना काटते हैं? यानी लगभग 15 से लेके 20 सेंटीमीटर तक हम क्या करते हैं? काटते हैं। कर्तन विधि बता रहा हूं मैं। इस कर्तन विधि में 15 से 20 सेंटीमीटर क्या लेते हैं? पादप के स्तंभ का टुकड़ा लेते हैं। ठीक है ना? पादप के स्तंभ का टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात में उसमें हम क्या करेंगे? यानी उसको NaA यानी हम NaA का जो हमारे पास हार्मोन है या घोल है, ठीक है ना, उस Na के रसायन में या हार्मोन में हम क्या कर देंगे? इसको डालते हैं। डाल दिया। उसके बाद में हम क्या करते हैं? इस स्तंभ के टुकड़े को क्या करते हैं? मृदा में क्या कर देंगे? दबा देते हैं। क्या कर देते हैं? मृदा में दबा देते हैं। और मृदा में दबा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? अंकुरण, यानी इसकी जड़ें अंकुरित हो जाएंगी। पस्तानी कलिका से जड़ों का निर्माण हो जाएगा। जड़ों का निर्माण, ठीक है, हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? फिर हमारे पास नए पादप का निर्माण। ठीक है, हो जाएगा। विधि कौन सी है? कर्तन विधि। और कर्तन में भी कौन सी है? स्तंभ कर्तन। अब इसका उदाहरण देखना है, किस किस में कर सकते हैं हम लोग। यहां पर आपने गन्ना देखा होगा, खाया भी होगा। गन्ना है, नींबू है, गुड़ल है, ठीक है ना। इन सब पादपों में हम इसकी टहनी को क्या लेकर उसमें लगा करके ऐसा करते हैं तो हमें क्या हो जाएगा? नए पादप का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसका दूसरा जो भाग है, पहला कौन सा था हमारे पास? स्तंभ भाग था। इसका दूसरा भाग कौन सा है हमारे पास? मूल कर्तन। कौन सा है? मूल कर्तन।
मूल कर्तन। अब इस मूल में सीधी सी बात है, यहां पर हमने किसका टुकड़ा लिया था, स्तंभ का लिया, यहां पर हम क्या करेंगे, मूल का टुकड़ा लेंगे। किसका लेंगे, मूल। तो हम वही कितना 15 से 20 सेंटीमीटर, कितना 15 से 20 सेंटीमीटर मूल का टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि टुकड़े में क्या होनी चाहिए, अपस्थानिक कलिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अपस्थानिक कलिका होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखने वाली बात कौन सी, अपस्थानिक कलिका युक्त होना चाहिए, युक्त मूल लेना चाहिए। यदि हमारे पास अपस्थानिक कलिका युक्त मूल रहेगी तो ही मूल में जड़ें उत्पन्न होंगी, नए पादप का निर्माण होगा, अन्यथा जड़ से जड़ यानी जड़ से के द्वारा नया पादप का निर्माण नहीं होगा। तीसरी बात है, अब इस जड़ को क्या करेंगे, वो हमारे पास कोई सा भी घोल लेना चाहिए, जैसे आप NaA इस घोल में ले लिया, ठीक है ना, या इसको हम बोलते हैं क्या, हार्मोन है, हार्मोन में क्या करते हैं, डालते हैं। ठीक है, डाल दिया, डालने के पश्चात क्या करेंगे, जब इसको मृदा में दबा दिया जाता है, किसमें, मृदा में दबा दिया जाता है, मृदा में दबा देते हैं। मृदा में दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, जड़ों का निर्माण होगा। क्या होगा, जड़ों का निर्माण, और जड़ों का निर्माण होता है क्या हो जाएगा, हमें एक नए पादप का निर्माण होगा, नए पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। उदाहरण देखने इसमें, अब देखो मैंने आपको पीछे बताया था कि मूल के द्वारा किस किस पादपों में, तो वहां हमने लिखा था, एक तो शीशम का उदाहरण लिखा था, किसका लिखा था, शीशम, एक लिखा था हमने कौन सा, अमरूद। ठीक है ना, इसके अलावा हम और भी पादप ले सकते हैं, नींबू नींबू ले सकते हैं, गुड़हल ले सकते हैं, गुलाब ले सकते हैं। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मूल कर्तन हो गया, वो तो मूल कर्तन में ये है और स्तंभ कर्तन में ये है। ठीक है, अब हमारे पास अगला हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो है दाब विधि। कौन सा है, दाब विधि। दाब विधि। ठीक है, दाब विधि ये यहां से आ गई हमारे पास, ये रही दाब विधि। इस दाब विधि के कितने भाग हमारे पास, देखो दाब विधि क्या होती है। इस दाब विधि में हम क्या करते हैं, एक बार मैं यहाँ मौखिक बता रहा हूं, ध्यान से समझने की बात है। ये हमारे पास कोई पादप है, क्या है, हमारे पास ये कोई पादप है, इस पादप की क्या है, हमारे शाखा है। ठीक है, और ये यहाँ पर भूमि में क्या है, उगा हुआ है, मिटा दूंगा मैं, एक बार यहाँ देख लो आप लोग। अब इस पादप की एक शाखा लेते हैं। इस दाब विधि का मुख्य मतलब है कि जब हम इसमें काय की जनन करते हैं तो पादप की शाखा को पादप से अलग नहीं करना है। बस इसमें मुख्य ध्यान देने वाली बात कौन सी है, पादप से शाखा को अलग नहीं करते हैं, पादप से शाखा लगी रहती है और उसमें लगी हुई अवस्था में क्या करते हैं, नए पादप का निर्माण करते हैं या जड़ें विकसित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अब यहाँ से एक दूसरी हमारे पास ये क्या है, ये पादप की क्या है, शाखा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मृदा है, ये पादप की क्या है, शाखा, पादप की शाखा। ठीक है, इस शाखा को हम यहाँ क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं। क्या कर दिया हमने यहाँ, मिट्टी में इसको दबा दिया, मृदा में दबा देते हैं। ठीक है, दबा दिया। अब इसको क्या करते हैं, गीला रखते हैं, यानी नमी युक्त रखेंगे। क्या करेंगे, नमी युक्त रखेंगे। ठीक है ना, जब नमी युक्त रखेंगे इसको, नमी युक्त, तो नमी युक्त रखेंगे तो इस भाग में क्या आ जाएंगी, नई जड़ें विकसित हो जाएंगी। यहां पर क्या निकल आएंगी, हमारे यहां जड़ें निकल आएंगी। ये क्या हो गया, जड़ों का निर्माण हो गया, जड़ों का
निर्माण। ठीक है, जब जड़ों का निर्माण हो जाएगा तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, इस पादप की शाखा को यहाँ से काट देते हैं और इसको मिट्टी के पिंड सहित उठाकर हम दूसरे स्थान पर इसको क्या करते हैं, दबा देते हैं। तो हमें क्या हो जाएगा, एक नए पादप का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नए पादप का निर्माण। अब हमने ये कौन सी विधि पढ़ी है, टीला विधि है। कौन सी है, ये टीला विधि है। तो दाब में पहली विधि का नाम क्या है हमारे पास, टीला विधि। कौन सी है, टीला विधि। टीले विधि में देखो सीधी सी बात है, पादप की शाखा को होता है वो पादप की से जुड़ी हुई अवस्था में हम क्या करते हैं, मृदा में दबा देते हैं। मृदा में दबाते हैं तो नमीयुक्त मृदा होती है, उसमें अपस्थानिक कलिकाओं से क्या निकल आती है, ऐसी जड़ें निकल आती है। और ये जड़ें होती हैं, ये जड़ें क्या करती हैं, यानी भूमि के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। और पादप को फिर क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, कटिंग कर देते हैं, काट देते हैं। काटने के पश्चात क्या करते हैं, भूमि में दबा देते हैं और क्या हो जाएगा, एक नए पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब अगली हमारी है जो टीलादार विधि होगी, फिर काट के अलग कर देंगे, नया पादप बन गया। अब इस टीलादार विधि में यहाँ लिख दो प्रक्रिया अगर आप चाहो तो। पहले क्या करेंगे हम, यानी पादप लेंगे, उसकी शाखा को क्या करेंगे, झुकाएंगे। झुकाने के पश्चात अपस्थानिक कलिका वाले भाग को मृदा में दबा देंगे। दबाने के पश्चात जड़ों का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो यहां लिख देता हूं मैं, पादप की शाखा को जुड़ी हुई अवस्था में, जुड़ी हुई अवस्था में मृदा में दबा दिया जाता है। दबा दिया, ठीक है। और किसका निर्माण हो जाएगा, जड़ों का क्या हो जाएगा, निर्माण। ठीक है, जड़ों का निर्माण हो जाएगा। और फिर इस भाग को, जड़ों वाले भाग को क्या करते हैं, जड़ों का निर्माण होगा। फिर क्या करेंगे, इस जो भाग है जड़ों वाला, पादप का जो भाग रह गया, जड़ों वाले भाग को पादप से क्या करते हैं, पृथक कर देते हैं। पृथक करके नया पादप तैयार कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए, ये दाब विधि थी हमारे पास। अब दूसरी हमारे पास विधि है, कौन सी, टीलादार पढ़ रहे थे, इसके उदाहरण लिखना है तुम्हें। एक तो हमारे पास मोगरा का नाम सुना होगा, किसका है, मोगरा। और दूसरा इसका उदाहरण है चमेली। कौन सा उदाहरण है, चमेली। ये क्यों लिया गया है, इसमें उन पादपों का चुनाव करना है जिनकी शाखा को आसानी से क्या किया जा सके, मोड़ा जा सके। क्या किया जा सके, आसानी से मोड़ा जा सके, ऐसे पादपों का क्या करना है, हमें चुनाव करना है। तो ये कौन सी विधि होगी हमारे पास, टीलादार विधि। ठीक है, अगली विधि है हमारे पास, इसकी दूसरी विधि है जो है हमारे पास ये टीलादार विधि है। और दूसरी विधि दाब की है, उसका नाम है हमारे पास यहां पर, कौन सी है, इधर देखो, वायुदाब। कौन सी विधि है, वायुदाब विधि। ठीक है, अब देखो वायुदाब विधि में सीधी सी बात है, इस विधि का उपयोग उन पादपों में किया जाता है जो काष्ठीय होते हैं। कैसे होते हैं, इस विधि का उपयोग उन पादपों में किया जाता है जो पादप कैसे होते हैं, काष्ठीय होते हैं। यहां पर मैं एक बार लाइन सार दूं, वायु दाब। पादप कैसा होना चाहिए हमें, काष्ठीय पादप, काष्ठीय पादप या वृक्ष होना चाहिए, यानी जिसकी शाखा को हम क्या कर सके, टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सके। ठीक है ना, ये विशेषता है उसकी। अब देखना, यहां पर मैं एक पादप बना रहा हूं, एक अपने यहां शोध के लिए, ये मैं एक शाखा बना रहा हूं पादप की। पादप उगा हुआ है, इसकी ये शाखा है, इसकी ये शाखा जा रही है, इधर इसकी शाखा जा रही है। ये हमारे पास क्या है, एक पादप है,
ये लो पादप बन गया। ठीक है, ये इसकी बार की संरचना। अब हम क्या करेंगे, ये विधि बता रहा हूं इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, शाखा का जिसका चुनाव करते हैं, इस शाखा को हम क्या करते हैं, चाकू से या अन्य किसी पदार्थ इसकी छाल को क्या करते हैं, यहां से हटा देते हैं। क्या करेंगे, यानी काष्ठी पादप की छाल को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या करते हैं, छाल को हटा देते हैं। ठीक है, छाल को हटाने के पश्चात इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, यहां पर मोस है, बोरी है या मिट्टी युक्त है। फिर यहां क्या करते हैं, दूसरी बात में हम लोग मोस या मिट्टी को क्या कर दिया जाता है, मांस या मिट्टी को लपेट दिया जाता है। क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या कर देंगे हम, मांस यानी कोई मोस वाला घास फूस है इसको, और यहां पर क्या कर देंगे, दबा देंगे। फिर इसके चारों क्या कर देंगे, यानी किसी भी धागे का या कोई रस्सी वस्सी इसको बांध देते हैं। ठीक है, अब यहां पर ऊपर वाली शाखा पर क्या करते हैं, हम एक मटका लटकाते हैं। क्या करते हैं, एक मटका लटकाते हैं। ये हमने क्या बना दिया, एक मटका लटका दिया। ठीक है, फिर इस मटके के नीचे क्या करते हैं, एक छेद निकालते हैं। छेद निकाल कर यहाँ पर क्या बनाई जाती है, एक रस्सी। क्या लगाई जाती है, रस्सी। इस रस्सी से इसमें क्या डालते हैं, पानी। क्या डालते हैं, पानी। और इस रस्सी को इसके ऊपर लपेट देते हैं। अब ये मृदा है या मिट्टी है, ये क्या रहती है, नमी युक्त रहती है। कैसी रहती है, नमी युक्त। जब ये नमी युक्त रहती है तो इस भाग से क्या हो जाती है, इस भाग में जड़ें उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, जड़ें उत्पन्न हो जाती है। जब इस पादप में यानी लगभग 5-7 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, इसमें जड़ें उत्पन्न हो जाती है। जब जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं तो इस पादप की शाखा को यहां से क्या कर देते हैं, काट देते हैं। क्या करते हैं, यहां से काट देते हैं और इस मिट्टी वाले पिंड को ले जाकर क्या करते हैं, मृदा में दबा देते हैं। जैसे ही मृदा में दबाते हैं, इससे क्या हो जाता है, नया पादप तैयार हो जाता है। ठीक है, तो मिट्टी वाले भाग में क्या हो जाती है, जड़ें उत्पन्न हो जाती है। और शाखा को काट कर क्या करेंगे, शाखा को काटकर नए पादप का निर्माण करते हैं। उदाहरण देखना इसके, ये उदाहरण देना आप लोग, यानी फलों वाले पादप में इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। तो अब यहां पर लिख सकते हैं, आम है इसका उदाहरण है, अमरूद है, नींबू है, अनार आदि। ठीक है, ये हमारे पास विधियां हो गई है। कौन कौन सी रिपीट कर रहा हूं मैं, कृत्रिम यानी इसमें मानव के द्वारा कोई कार्य किया जाता है। मानव तकनीकी द्वारा पादप के काय की भाग से क्या करते हैं, नए पादप का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाएगा, कृत्रिम काय की जनन। ठीक है ना, आर्टिफिशियल कृत्रिम या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये ऋतु कौन सी होती है, वर्षा ऋतु में सबसे उपयुक्त होता है। इसमें दो रसायन काम मिल जाते हैं, NaA यानी नैप्थेलिन एसिटिक अम्ल और IBA एंडोल ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, फिर इसका हमारे पास ग्राफ है। एक तो कर्तन विधि होती है, इसकी कौन सी होती है, कर्तन विधि होती है। ये हमारे पास की विधि है जो है कौन सी, कर्तन विधि। ठीक है, फिर दूसरी विधि उसका नाम क्या है, दाव विधि है। तीसरी हमारे पास कौन सी है, रोपण विधि है। ठीक है, अब इसमें पहली विधि हम पढ़ेंगे स्तंभ। कर्तन का मतलब है पादप की कलम को काटना है, काट करके उसमें के ऊपर जड़ें या उसको घोल में डुबा कर लगाते हैं। इसमें देखो मैं लिख दिया है, स्तंभ का टुकड़ा लेते हैं, कितना लंबा लेते हैं, 15 से 20 सेंटीमीटर पादप के, फिर इसको हार्मोन में डुबाते हैं, मर्दा में दबा देते हैं, जड़ों का निर्माण होता है, नए पादप का निर्माण। उदाहरण कौन से है, नींबू गन्ना। किस विधि के हैं ये, स्तंभ विधि के। ठीक है, फिर हमारे पास है मूल। नाम से पता चल रहा है मूल कर्तन, यानी हम क्या करना है, जड़ को काटना है। ठीक है ना, जड़ को काट गोल टुकड़ा लेते हैं, अपस्थानिक कलिका युक्त होना चाहिए, चाहे ये भी चाहे कोई सा ही हो। NA हार्मोन में डाल देते हैं, मृदा में दबा देते हैं, नए पादप का निर्माण हो जाता है। ठीक है,
फिर हमारे पास अगली विधि है दाब विधि। कौन सी है? दाब विधि। इस दाब विधि में हम क्या करते हैं, दो विधियां हैं, एक तो टीला दाब विधि और एक कौन सी है? वायु दाब विधि है। ठीक है, टीला दाब विधि होती है, उसमें क्या करते हैं, ध्यान रखने वाली बात यह कि पादप की शाखा होती है, इस शाखा को क्या करते हैं, दबा देते हैं मर्दा में दबाने से क्या होता है, मर्दा अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं और जड़ों वाले भाग को काट कर हम क्या करते हैं, पादप से अलग कर देते हैं। फिर ये अगली विधि है, ये क्या है, वायुदाब विधि है। ठीक है ना, वायुदाब का मतलब होता है कि इसमें शाखा को मृदा में न दबाकर क्या करते हैं, पादप की शाखा पर ही क्या करते हैं, मूस बांध देते हैं, और ये मूस बांध करके हम क्या करते हैं, इसमें जड़ें उत्पन्न कर लेते हैं और नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। अब हमारा ये कल का पॉइंट रह गया, जो रोपण की विधि है, ये रोपण हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, रोपण की क्रिया, ये रोपण क्या है, ठीक है ना, अलग अलग है, ये रोपण 3 प्रकार का होता है, इसमें हम पढ़ते हैं। मानव में प्रजनन की क्रिया में भी रोपण क्रिया होती है, ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, पादपों में रोपण है। ठीक है, तो इसमें विधियां हमारे पास एक तो होती है वीप या जीवारोपण, फच्छरोपण, किरीट या मुकुट रोपण और कलिका रोपण। इन चारों के बारे में पढ़ेंगे कल। सभी विद्यार्थियों को ये निर्देशित किया जाता है कि सभी वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और लाल बटन को जरूर दबाएं। ठीक है, जय हिंद।